Hello dear student, today we start our new chapter number 10 which is circle. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ मैंने पुराने चैप्टर्स की लिंक डाल दी है। डियर स्टूडेंट, आज हम 10th चैप्टर सर्किल स्टार्ट कर रहे हैं। जो मेन कॉन्सेप्ट है आपका इस 10th क्लास में वो है टेंजेंट ऑफ द सर्कल। तो उसको स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक 9th क्लास में हमने जो चीज़ें पढ़ी थी उसको रिव्यू कर लेते हैं, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो बच्चों, सर्कल हम पढ़ रहे हैं तो सर्कल होता क्या है। हमने पढ़ा है सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स। Circle is the collection of the all points in a plane which is equidistant from a fixed point। मतलब देखो, मान लिया ये एक पॉइंट है और ये कोई दूसरा पॉइंट है, फिर ये कोई तीसरा पॉइंट है, आ गई ना बात में, ये चौथा, फिर इसी तरीके से बहुत सारे पॉइंट हैं। इनकी फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है बच्चों वो क्या है, इक्वल है। इनकी फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है बच्चों वो इक्वल है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं, पॉइंट का कलेक्शन है जिनकी इस फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है बच्चों वो क्या है, इक्वल है। क्लियर। तो इन सभी पॉइंट्स को जब हम एक मिलाकर एक कर्व बनाएंगे तो वो कर्व हमारा कैसा बनेगा, सर्कल बनेगा। ये देखिए, इनको हम मिला देते हैं। ठीक, इस तरीके से हमने इसको मिला दिया तो जो आपका कर्व बनेगा बच्चों वो कर्व एक क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। ये हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है। आ गई ना बात समझ में। सर्कल क्या होता है, सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। मतलब सर्कल किसी समतल पर उन सभी बिंदुओं का संग्रह होता है जिनकी किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से जो दूरी है वो समान रहती है। क्लियर बच्चों। अब ये जो फिक्स्ड पॉइंट है जिसको आपने ओ नाम दिया है, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम कहते हैं बच्चों सेंटर ऑफ ए सर्कल। क्लियर। ये जो है वृत्त का क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। ठीक। तीसरी चीज बच्चों, इस फिक्स्ड पॉइंट से सर्कल पर किसी भी एक पॉइंट की जो डिस्टेंस है, क्लियर बच्चों, क्या कहा, इस फिक्स्ड पॉइंट से, ठीक, सर्कल पर किसी भी एक पॉइंट की जो डिस्टेंस है बच्चों वो डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। मतलब इसको हम क्या कहते हैं, आर, और आर यहां क्या है, रेडियस है। क्लियर बच्चों। आ गई ना बात समझ में। क्या लिखा, क्या मैंने कहा, समझ में आ गया। द डिस्टेंस बिटवीन द फिक्स्ड पॉइंट या द सेंटर ऑफ द सर्किल and the any point on a circle is called the radius of the circle. The distance between the center of a circle and any point on a circle is called the radius of the circle. किन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, सेंटर और सर्कल पर किसी भी एक पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं। कॉर्ड मतलब जीवा के बारे में पढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, देखिए, सर्कल पर आप कहीं पर भी दो पॉइंट्स को लीजिए, कहीं पर भी दो पॉइंट्स लीजिए। मान लिया एक पॉइंट मैंने ये ए ले लिया और एक पॉइंट मैंने ये बी ले लिया। ठीक। इन दोनों पॉइंट्स को जब आप मिला देंगे तो एक लाइन सेगमेंट बनी, क्या, ए बी। यही लाइन सेगमेंट ए बी आपका क्या कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है, जीवा कहलाती है। सर्कल पर कहीं पर भी आप कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, सर्कल पर होने चाहिए वो पॉइंट, उन दोनों पॉइंट को मिलाकर जो एक लाइन सेगमेंट बनती है वो लाइन सेगमेंट, वो रेखाखंड क्या कहलाती है, कॉर्ड कहलाती है। मतलब कॉर्ड क्या है, इट इज ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन ए सर्कल। ये एक लाइन सेगमेंट होती है, रेखाखंड होती है जो सर्कल पर किन्हीं भी दो पॉइंट्स को मिलाने पर बनती है। आ गई ना बात समझ में। क्लियर। तो यही कॉर्ड है बच्चों, ये सेंटर है। अब इस कॉर्ड की एक विशेषता होती है, क्या,
जैसे जैसे ये सेंटर के नजदीक बढ़ती जाती है इसकी लेंथ बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे ये सेंटर से दूर होते जाती है इसकी लेंथ कम होते जाती है। देखिए बच्चों, मान लिया ये दो पॉइंट हैं, इसको हमने C नाम दे दिया, इसको D, इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया। आप देखिए CD बड़ी है AB से, डायरेक्ट देख के ही पता चल रहा है। आ गई ना बात समझ में। अब जैसे एक लाइन और खींच दी हमने, ये दो पॉइंट ले लिए E F, इन दो को मिला दीजिए, और ये दो पॉइंट्स और ले लीजिए G और H, इन दो को मिला लीजिए। हमें साफ पता चल रहा है EF बड़ा है GH से। पता चल रहा है ना बच्चों, EF बड़ा है किससे? GH से। क्लियर? मतलब जैसे जैसे हम सेंटर की ओर बढ़ते जाते हैं कॉर्ड की लेंथ बढ़ते जाती है, और जैसे जैसे हम सेंटर से दूर होते जाते हैं, GH दूर है ना सेंटर से, वैसे वैसे कॉर्ड की लेंथ कम होते जाती है। आ गई ना बात में बच्चों, देख के पता चल रहा है। अब क्या होगा जब कॉर्ड सेंटर से होकर जाएगी? मान लिया यहां पर कोई पॉइंट P है और यहां पर कोई पॉइंट Q है, इन दोनों पॉइंट्स को जब हम मिला दें, और ये पॉइंट कहां से होकर जा रहा है बच्चों? सेंटर से होकर जा रहा है, तो ये भी तो कॉर्ड कहलाती है, ये भी कॉर्ड होती है। और ये कॉर्ड कैसी होती है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड। और इस लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं, व्यास कहते हैं। आ गई ना बात में, क्योंकि मैंने कहा जैसे जैसे कॉर्ड सेंटर की ओर बढ़ते जाएगी उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी, तो जब वो कॉर्ड सेंटर से होकर जाएगी तो उस समय उसकी लेंथ सबसे ज्यादा होगी, और वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या कहलाती है? डायमीटर ऑफ ए सर्कल। तो व्यास की परिभाषा क्या है? डायमीटर की डेफिनेशन क्या है? द लॉन्गेस्ट chord which divide the circle into two equal parts is called the diameter of the circle। ठीक, वो सबसे लंबी जीवा जो सर्किल को दो बराबर भागों में बांटती है उसको हम डायमीटर कहते हैं। ये सर्किल को दो बराबर भागों में बांटती है बच्चों। देखो जैसे कौन से दो? ये POQ, ये PQ आपकी एक कॉर्ड है, तो देखो ये दो बराबर भागों में बांट दिया। एक ऊपर वाला पार्ट एक ऐसा बन रहा है, अगर आप अलग अलग कर दो, ठीक, और एक ऐसा बन रहा है। आ गई ना बात समझ बच्चों? क्लियर? तो क्या कहा? ए लॉन्गेस्ट पार्ट विच डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट इज कॉल्ड द डायमीटर ऑफ ए सर्किल। और ये जो दो बराबर भाग हैं बच्चों, इन दो पार्ट्स को बोलते हैं सेमी सर्कल। इनको क्या बोला जाता है? सेमी सर्किल। द इक्वल पार्ट्स इज कॉल्ड ए सेमी सर्कल। आ गई ना बात समझ में? जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है वो किसी सर्किल को दो बराबर भागों में बांटती है, तो वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड तो डायमीटर हो गई, ठीक। और जो वो दो बराबर भाग सर्किल के होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सेमी सर्किल बोलते हैं। तो ये क्या हो गए आपके? सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त। आ गई ना बात समझ बच्चों? क्लियर? ये तो हमने बेसिक चीजें कहां पढ़ी हैं? 9th क्लास में पढ़ रखी हैं। अब हम कुछ और बेसिक चीजें पढ़ते हैं, क्योंकि उनका यूज बच्चों आगे कहीं ना कहीं होगा, भले इस चैप्टर में ना हो, लेकिन आपका जो आगे एरिया रिलेटेड टू सर्किल है उस चैप्टर में जरूर इन चीज का यूज होगा, तो समझ जाइए। अब एक चीज होती है आर्क। बच्चों आर्क क्या होता है? बच्चों आर्क क्या होता है? देखो जैसे ये एक सर्किल है, ये सर्किल में दो पॉइंट हैं ए बी। अब मैं सर्किल को इन दो पॉइंट से कट कर देता हूं। आ गई ना बात समझ में? कट कर देता हूं तो एक पार्ट बन गया ये ए बी और एक पार्ट बन गया ये ए बी। आ गई ना बात समझ में? दो पार्ट में कट कर दिया ना, यहां से कट कर दिया सर्किल को, काट दिया तो ए बी अलग हो गया और ऊपर वाला पार्ट अलग हो गया ए बी। क्लियर बच्चों? तो ये ए बी भी आपका क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है। और ये ए बी भी आपका क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है। जिन दो पॉइंट से आप सर्किल को अलग कट कर दो वही आपका क्या कहलाएगा? आर्क कहलाएगा। ये जो छोटा हिस्सा है बच्चों वो माइनर आर्क कहलाता है, और ये जो बड़ा हिस्सा है बच्चों वो मेजर आर्क कहलाता है। आ गई ना बात समझ में? आर्क समझ में आ गया? तो वो जो सेमी सर्किल था वो भी कहीं ना कहीं एक आर्क था, लेकिन वहां सर्किल दो बराबर भागों में बंट रहा था तो इसका नाम सेमी सर्कल पड़ गया। क्लियर बच्चों? अब देखिए एक जो नई चीज आई वो आई बच्चों सेगमेंट, जिसको आप हिंदी में वृत्तखंड बोलते हैं।
आ गई ना बात समझ में? सेगमेंट क्या होता है देखो बच्चों, जैसे सेगमेंट की डेफिनेशन अब हम समझते हैं बच्चों कि सेगमेंट क्या होता है। मान लिया ये सर्कल पे दो पॉइंट हैं ए और बी, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन सेगमेंट बनी ए बी, जिसको आपने क्या बोला? कॉर्ड बोला। तो बच्चों ध्यान देखो, कॉर्ड और आर्क ए बी के बीच, कॉर्ड और आर्क के बीच बनने वाला जो एरिया है, मतलब कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया है वो आपका क्या कहलाता है? सेगमेंट कहलाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? सेगमेंट कहते हैं। ये भी तो सेगमेंट है। आ गई ना बात समझ में? देखो ये भी तो कॉर्ड और ये आर्क के बीच का एरिया है। द एरिया इनक्लोज्ड बाय द कॉर्ड, area enclosed between the chord and the arc is called segment। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? तो ये भी तो कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया है और ये भी तो कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया है। तो दोनों क्या हैं? सेगमेंट हैं। जो छोटा वाला हिस्सा है उसको हम कहते हैं माइनर सेगमेंट और जो बड़ा वाला हिस्सा है उसको हम कहते हैं मेजर सेगमेंट। क्लियर बच्चों? जो छोटा हिस्सा बन रहा है उसको हम कहते हैं माइनर सेगमेंट और जो बड़ा हिस्सा है उसको हम कहते हैं मेजर सेगमेंट। इतनी बात आ गई ना समझ में बच्चों? क्लियर? अब एक चीज होती है सेक्टर, जिसको हिंदी में बोला जाता है त्रिज्यखंड। नाम से ही पता चल रहा है त्रिज्यखंड, त्रिज्याओं, रेडियाई। आ गई ना बात में बच्चों? क्या? रेडियाई और आर्क के बीच का एरिया क्या कहलाएगा? आपका सेक्टर कहलाएगा। जैसे ये है बच्चों, ये सेंटर है सर्किल का ओ, तो ये देखो ये दो पॉइंट ले लिए मैंने ए और बी। क्लियर? तो देखो बच्चों ये ओ ए और ओ बी क्या है? रेडियाई है। रेडियाई मतलब क्या? रेडियस। रेडियाई रेडियस का क्या है? प्लूरल फॉर्म है। आ गई ना बात में? जब बहुत सारी रेडियस हो जाती है तो उनको हम रेडियाई बोलते हैं। आ गई ना? बहुत सारी त्रिज्याएं हो जाएंगी तो उसको रेडियाई बोल देंगे। क्लियर? अब देखो बच्चों, तो ये क्या बोला? सेक्टर क्या कहलाता है? रेडियाई और आर्क के बीच का एरिया, द एरिया इनक्लोज बाय द रेडियाई एंड आर्क। ये देखो ये है ना, तो बच्चों ये एरिया आपका क्या कहलाता है? सेक्टर कहलाता है। तो ये भी तो वही चीज बन रहा है, ऊपर वाला हिस्सा देखो, ये भी तो रेडियाई और आर्क के बीच का एरिया है, ये वाला है ना, तो ये भी क्या कहलाएगा? सेक्टर कहलाएगा। जो ये छोटा वाला हिस्सा है, ये है ना बच्चों छोटा वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं माइनर सेक्टर और जो ये बड़ा वाला हिस्सा है बच्चों इसको हम कहते हैं मेजर सेक्टर। आ गई ना बात समझ में? कोई डाउट यहां पर तक? ये बेसिक सी चीजें आपने कहां पढ़ी हैं बच्चों? 9th क्लास में पढ़ रखी हैं। तो अभी 9th क्लास का ही रिव्यू मैंने करवाया है। अब हम पढ़ते हैं जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है। इन दो में कंफ्यूज मत होना। कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया है वो सेगमेंट है और रेडियाई और आर्क के बीच का जो एरिया है वो सेक्टर आपका होता है। क्लियर बच्चों? उम्मीद करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आज के मेन टॉपिक की ओर को बढ़ते हैं जो आपने 10th क्लास में पढ़ना है। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम अपने मेन टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, मेन टॉपिक को समझते हैं। देखो बच्चों ये 3 डायग्राम मैंने आपके सामने बनाए हैं, इसको समझते हैं। पहला एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और एक लाइन क्या है? L है। ये L क्या है? एक लाइन है। आप बच्चों इसमें देख रहे हैं ये लाइन L इस सर्कल को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, कहीं पर भी नहीं काट रही है। दिख रहा है ना? फर्स्ट फिगर में देखो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और एक लाइन है L जो एक सर्कल को कहीं पर भी टच नहीं कर रही है। तो बच्चों जब कोई एक लाइन सर्कल को किसी भी पॉइंट में टच नहीं करेगी उस लाइन को कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, अप्रतिच्छेदक रेखा। आ गई ना बात समझ में? तो देखो ए लाइन एंड सर्किल हैव नो कॉमन पॉइंट। एक लाइन और सर्कल में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लाइन इस सर्कल को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। इस कॉल्ड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। इस लाइन को क्या कहते हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। क्लियर?
दूसरी चीज, इस फिगर को देखो बच्चों सेकंड में, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और एक लाइन हमने खींची है L, लाइन सेगमेंट नहीं खींची है, एक लाइन खींची है हमने क्या, L। ये लाइन L इस सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, एक A पर और एक B पर। क्लियर बच्चों, ये एक सर्कल है और ये एक लाइन है L जो इस सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो बच्चों ऐसी लाइन को हम सीकेंट बोलते हैं, मतलब वो लाइन जो किसी सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी तो वो लाइन क्या कहलाएगी बच्चों, सीकेंट कहलाएगी, यानी छेदक रेखा कहलाएगी। आ गई ना बात समझ में? तो देखिए, ए लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब एक रेखा जो किसी सर्कल को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, दैट इज, इसका मतलब है, अब इसका मतलब क्या है, लाइन और सर्कल में कितने कॉमन पॉइंट हैं, दो कॉमन पॉइंट है ना बच्चों, ए और बी। तो इसका मतलब है ए लाइन एंड सर्कल हैव टू कॉमन एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी लाइन और सर्कल में दो कॉमन और अलग अलग पॉइंट्स हैं, दो कॉमन पॉइंट्स हैं लेकिन वो दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं, एक ए है तो एक बी है। आ गई ना बात में, टू कॉमन एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड सीकेंट ऑफ द सर्कल। सिंपल भाषा में सीकेंट क्या कहलाती है, वो लाइन जो किसी सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। ए लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड द सीकेंट ऑफ द सर्कल। सीकेंट की डेफिनेशन समझ में आ गई ना बच्चों? ये दो आपका क्लियर हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये थर्ड सर्किल है, इसी के बारे में आपने पूरा 10th क्लास में सर्कल को पढ़ना है। वो क्या है बच्चों, ये एक सर्कल है और मैंने सर्कल पर कहीं पर एक पॉइंट ले लिया P, ठीक, सर्कल की बाउंड्री पर, सर्कमफ्रेंस पर कहीं मैंने एक पॉइंट ले लिया P, तो वो लाइन जो सर्कल को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, वो लाइन, ए लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, एक लाइन जो सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी बच्चों, वो लाइन कहलाती है टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, मतलब वो सर्कल की स्पर्श रेखा कहलाती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्श रेखाएं कहते हैं। तो वो लाइन जो सर्कल को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, मतलब सर्कल और लाइन के बीच केवल एक ही कॉमन पॉइंट होगा, वो लाइन क्या कहलाती है, टेंजेंट लाइन कहलाती है, वो टेंजेंट कहलाती है। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में? टेंजेंट समझ में आया, ठीक। तो ध्यान रखना, देखिए, ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट, एक रेखा जो इंटरसेक्ट करती है सर्कल को केवल एक पॉइंट पर, कहां कर रही है बच्चों, P पर, ठीक। द लाइन एंड द सर्कल हैव वन कॉमन पॉइंट, इसका मतलब यह है लाइन और सर्कल का केवल एक ही कॉमन पॉइंट है, इज कॉल्ड द टेंजेंट टू द सर्कल, इसको हम सर्कल की टेंजेंट कहते हैं, यानी स्पर्श रेखा कहते हैं। तो तीनों समझ में आ गई। जहां लाइन सर्कल को एक भी जगह इंटरसेक्ट नहीं करेगा, मतलब कोई कॉमन पॉइंट नहीं होंगे, वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। जहां लाइन सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, वो सीकेंट। क्लियर। और जहां लाइन सर्कल को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी तो वो आपकी टेंजेंट कहलाएगी। आ गई ना बात समझ में? तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया। तो डेफिनेशन को उतार लें, कंफ्यूज मत होना कि ये कॉर्ड भी तो यही होता है बच्चों, कॉर्ड लाइन नहीं होती है, कॉर्ड लाइन सेगमेंट होती है। अगर मैं कॉर्ड पूछूं तो ये ए बी कॉर्ड होता, ये लाइन सेगमेंट ए बी को हम कॉर्ड कहते, ये लाइन एल को आप कॉर्ड नहीं कहेंगे। मैं सीकेंट किसको कह रहा हूं, इस लाइन एल को सीकेंट कह रहा हूं। आ गई ना बात समझ में? क्लियर। जो सर्किल को दो अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही है। तो उम्मीद करता हूं ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे, ठीक है बच्चों। अब मैं टेंजेंट लाइन के ऊपर कुछ और चीजें आपको बताता हूं। नाउ डियर स्टूडेंट, एक चीज और देखिए, इसी पे मैंने कहा कि वो लाइन जो सर्किल को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक, एक ही पॉइंट पर सर्किल को इंटरसेक्ट करेगी, वो लाइन क्या कहलाती है, टेंजेंट लाइन कहलाती है। एंड द पॉइंट, द कॉमन पॉइंट
एंड द पॉइंट, इसी के आगे लिख देंगे आप, इसी के आगे, ठीक, एंड द पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। आ गई बात समझ बच्चों? क्या कहा? जहां पर लाइन और लाइन जो है सर्किल को एक ही पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करती है तो वो लाइन टेंजेंट कहलाती है। और बच्चों जिस पॉइंट पर वो लाइन सर्किल को टच कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहलाता है। ये एक एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन है। आ गई ना बात समझ में? यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की डेफिनेशन क्या हो गई? ए टेंजेंट लाइन टचेस द सर्किल एट a single point, the point is called the point of contact। आ गई ना बात समझ में? मतलब वो टेंजेंट लाइन जो सर्कल को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है या टच कर रही है वो पॉइंट आपका क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो मैंने इसी के आगे आपसे लिखने को कह दिया, इज कॉल्ड ए टेंजेंट टू द सर्किल एंड द पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये पॉइंट P आपका क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहलाएगा। और डेफिनेशन ऐसे भी याद रख सकते हैं, द लाइन विच टचेस द सर्कल एट अ पॉइंट, द पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जो ये लाइन जिस सर्किल को जिस पॉइंट पर टच कर रही है वही पॉइंट आपका क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहलाता है। आ गई ना बात समझ में बच्चों? अब देखिए कुछ इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं, फिर आज के टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस कर लेंगे ऐसे ही, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स है और नॉर्मल सा क्वेश्चन है। थर्ड और फोर्थ को जब मैं कल थ्योरम बताऊंगा तब डिस्कस करेंगे। पहले बच्चों इसमें एक दो चीजें और देख लेते हैं। क्या बच्चों, जैसे ये एक सर्कल है, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सर्कल की कितनी टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, इस एक सर्किल के लिए हम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? बच्चों सर्किल में कितने पॉइंट्स से मिलकर सर्किल बनता है? इनफाइनाइट। मैंने कहा ना कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स ऑन ए प्लेन, ठीक। अब वो कितने पॉइंट्स होते हैं? कितने पॉइंट्स का कलेक्शन होता है? इनफाइनाइट पॉइंट्स का कलेक्शन। मतलब जैसे सर्किल पर एक पॉइंट यहां है तो इस पॉइंट से होकर भी मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। ये ए मान लिया, इस पॉइंट को मान लिया, एक पॉइंट ये मैंने यहां ले लिया, इस पॉइंट को मैंने बी मान लिया, इस पॉइंट से होकर भी मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं। टेंजेंट क्या होगा? टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्किल को एक ही पॉइंट पर क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। तो बी पर इंटरसेक्ट कर रही है। मैंने मान लिया एक पॉइंट यहां ले लिया सी, तो ये मैंने एक और ड्रॉ कर दिया टेंजेंट। मैंने एक पॉइंट यहां ले लिया, मान लिया डी, ये मैंने एक और ड्रॉ कर दिया टेंजेंट। ध्यान रखना टेंजेंट जो ड्रॉ होगी बच्चों, वो टेंजेंट आप कैसे ड्रॉ करोगे? वो टेंजेंट जब आप ड्रॉ करोगे ये ध्यान रखना वो सर्कल को केवल एक ही पॉइंट पर क्या करेगी? टच करेगी। तो सर्किल में तो इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, मतलब उन इनफाइनाइट पॉइंट से हम इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है, हाउ मेनी टेंजेंट ड्रॉ फॉर ए सर्कल? एक सर्किल के लिए आप कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो दैट इज द आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट टेंजेंट। क्योंकि एक पॉइंट से होकर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो अगर एक पॉइंट से होकर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो इस प्रकार सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, उसमें हम इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और आता है बच्चों, क्या कि किसी सर्कल की एटमोस्ट कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं? मतलब सर्किल में कि कितनी पैरेलल समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक सर्किल के लिए कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं, कितनी पैरेलल टेंजेंट लाइन खींची जा सकती हैं? तो बच्चों आंसर होगा ओनली 2। देखिए ये जैसे एक सर्कल है, ठीक, इसका सेंटर O है। मान लिया मैंने एक टेंजेंट लाइन खींची, ये P पॉइंट से होकर मैंने एक टेंजेंट लाइन खींची और ये पॉइंट मैंने Q मान लिया, इस Q से होकर भी मैंने एक टेंजेंट लाइन खींची। क्लियर? आ गई ना बात समझ में? अब देखिए, तो अब कहने का मतलब है, मैंने क्वेश्चन आपसे ये पूछा कि एक सर्किल के लिए जब आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो कितने पैरेलल टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं? अधिक से अधिक हम उस सर्किल के लिए कितनी पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं?
अब उसको समझने से पहले एक चीज समझिए, मैं इसको समझा रहा हूं लेकिन एक थ्योरम है आपके उसमें, वो थ्योरम मैं आपको कल की वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन उस थ्योरम का स्टेटमेंट समझ लीजिए। जब आप सर्किल के लिए कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उस टेंजेंट के जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो इस सेंटर ऑफ द सर्कल के लिए क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। आ गई ना बात समझ में? कहने का मतलब क्या है बच्चों, स्टेटमेंट मैं आपको समझा देता हूं। ये है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द सेंटर, इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आ गई ना बात समझ में? क्या बोला, देखिए जब आप सर्किल के किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट से, सर्किल पर कोई आपने पॉइंट लिया, उस पॉइंट से आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करी, तो वो जो टेंजेंट है ठीक इस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होती है मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है टू द रेडियस, किसके साथ, रेडियस के साथ थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से होकर जो रेडियस जा रही है उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। देखो बच्चों ये ओपी है ठीक, और इसको मैंने नाम दे दिया ए बी, ये लाइन को मैंने नाम दे दिया ए बी, क्लियर। तो ये जो ओपी है बच्चों वो परपेंडिकुलर होती है ए बी पर। आ गई ना बात समझ? ये जो ओपी है बच्चों वो परपेंडिकुलर होती है किस पर, ए बी पर। आ गई ना बात समझ में? कहने का मतलब क्या है, जो आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो किसी एक सर्किल के लिए, वो टेंजेंट जिस पॉइंट से, एक ही पॉइंट से तो होकर जाएगा ना, तो वो जो है परपेंडिकुलर होती है रेडियस पर जो उस पॉइंट से होकर जाएगी। तो स्टेटमेंट आपके इसमें साफ साफ है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल, जो टेंजेंट है किसी भी पॉइंट से जो आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो उस सर्किल की, वो परपेंडिकुलर होती है रेडियस पर। आ गई ना बात में? मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है रेडियस के साथ। ये जो टेंजेंट लाइन है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये रेडियस तो होगा ना ओपी। आ गई ना बात में? तो बस बच्चों ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, ये मैं कल प्रूफ करवाऊंगा आपको। जो टेंजेंट जो किसी पॉइंट से होकर, एक पॉइंट से होकर जा रही है, वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। रेडियस के ऊपर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। द टेंजेंट टू ए पॉइंट, द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑफ द सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। क्लियर बच्चों? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इतना आ गया ना समझ में? अब देखो तो सिमिलरली ये भी तो है, ये भी तो एक टेंजेंट लाइन है। आ गई ना बात में? जो पॉइंट क्यू से होकर जा रही है, तो इसमें भी जो मैं रेडियस ड्रॉ करूंगा ओ क्यू, तो बच्चों ये भी तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। मैंने अभी थ्योरम बता रखी है आपको। क्या, जो भी एक स्पर्श रेखा आप खींचते हैं जो सर्किल के किसी एक पॉइंट से होकर जाती है, वो रेडियस पर लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है, मतलब रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये मैं कल आपको प्रूफ करवाऊंगा। तो देखो, तो ये भी तो एक टेंजेंट है जो क्यू से होकर जा रही है, तो वो भी तो रेडियस पर, ये रेडियस के साथ, ये है ना रेडियस आपका सर्कल का ओ क्यू, इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब मैंने कहा कि ये दो लाइन पैरेलल है। कैसे कह दिया दो लाइन पैरेलल है? आपने 9th क्लास में पढ़ा था, जब दो लाइंस होती हैं ठीक, उन दो लाइंस के बीच में हमने एक लाइन ऐसी खींची है जो उन दो लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो बच्चों सेम साइड पर बनने वाले एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो जाए तो वो दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। देखो ये दो लाइंस हैं ठीक, और ये एक लाइन है पी क्यू जो इन दोनों लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इनके सेम साइड पर बनने वाले एंगल का सम देखो, ये भी 90 और ये भी 90, 90 प्लस 90 कितना, 180। तो सेम साइड पर बनने वाले अगर एंगल का सम, जिसको आप कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल कहते हैं, तो अगर इनका सम 180 डिग्री हो जाए तो ये दोनों लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो हो गया ना पैरेलल। आ गई ना बात समझ में? तो ध्यान रखना बच्चों क्या, कि किसी टेंजेंट, जब किसी सर्किल के लिए आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो एट मोस्ट 2 पैरेलल टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये दो ही लाइन होंगी, ये दो ही टेंजेंट लाइन होंगी जो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, इनके अलावा कोई भी नहीं होंगी। अब जैसे एक यहां पर ले लिया, क्लियर ठीक, ये ले लिया मैंने, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया आर। अब क्या ये टेंजेंट ठीक, जिसको हमने नाम दे दिया सी और डी ठीक, सी डी, क्या ये सी डी और ये ए बी
ठीक, ध्यान से समझिए। क्या ये CD और AB पैरेलल है? नहीं है। क्या ये CD और CL ये L लाइन पैरेलल है? नहीं है। लेकिन अगर मैं यहीं से ड्रॉ कर दूं, ये सर्कल को टच करते हुए जाएगी ये टेंजेंट, अगर मैं यहां से वो लाइन ड्रॉ कर दूं, इसको मैं नाम दे दूं M, तो ये दो लाइन पैरेलल हो जाएंगी, ये दो टेंजेंट लाइन पैरेलल हो जाएंगी। क्लियर? तो ध्यान रखना बच्चों, आप एक समय में, ठीक, एक समय में जैसे आपने एक सर्कल ड्रॉ करा, ठीक, उसमें दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी, ठीक, वो एटमोस्ट अधिक से अधिक दो ही टेंजेंट लाइन ऐसी हो सकती हैं जो एक दूसरे की क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ध्यान रखना, द कॉमन ए सर्किल कैन हैव टू पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। एक सर्किल के पास अधिक से अधिक दो ही टेंजेंट लाइन ऐसी होंगी जो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ये दो पैरेलल हो सकती है, ये दो पैरेलल हो सकती है। क्लियर? लेकिन ये इसके पैरेलल तो नहीं हो सकती ना बच्चों। आ गई ना बात समझ में? तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। थ्योरम मैं कल समझाऊंगा 10.1, उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो एक चीज ध्यान रखना, थ्योरम क्या कहता है? जो भी आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो सर्किल के लिए, वो जिस पॉइंट से होकर जा रही है, वो टेंजेंट रेडियस पर क्या होती है, रेडियस के साथ क्या होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो बच्चों, आप एक्सरसाइज 10.1 के पहले के दो क्वेश्चन को देखिए। हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्किल हैव? एक सर्किल की कितनी टेंजेंट हो सकती हैं? एक सर्किल में इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं, तो इनफाइनाइट पॉइंट से हम इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट टेंजेंट। फिल इन द ब्लैंक्स। ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट इन। मैंने क्या बोला आपको? एक टेंजेंट सर्किल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है? 1 पॉइंट। तो आंसर क्या आ गया? 1। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इन 2 पॉइंट्स। अगर जो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है तो वो लाइन क्या कहलाती है? सीकेंट, छेदक रेखा कहलाती है। उसके बाद ए सर्किल कैन हैव, फिल इन द ब्लैंक्स, पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। एक सर्किल की अधिक से अधिक कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती हैं? 2। अब भी बताया है ना, आ गई ना बात समझ में? द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड। जो कॉमन पॉइंट होता है टेंजेंट और सर्किल के बीच, वो पॉइंट क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यही बोला ना, मतलब जहां पर टेंजेंट और सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, वो लाइन, तो जहां जो लाइन, एक लाइन अगर एक सर्कल को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो वो पॉइंट क्या वो लाइन क्या कहलाती है? टेंजेंट लाइन। और जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट होती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। आ गई ना बात समझ बच्चों? उम्मीद करता हूं ये आज के टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 10.1 के, वो अगली वीडियो में देखेंगे एक नई थ्योरम के साथ। तब तक के लिए बच्चों, थैंक यू।